नेक्स्ट हलचल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नेक्स्ट हलचल की आज खास मुलाकात में हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनको आने वाले समय में लंबे समय तक ही याद किया जाएगा। चलते हैं कार्यक्रम की शुरुआत की ओर। मैं टिकुरा मेघवाल, रिपोर्टर, यूट्यूब न्यूज़ चैनल नेचवा हलचल। आज हम साक्षात्कार की अगली कड़ी के दौरान पधारे हैं राजस्थान के सीकर जिले की नवगठित पंचायत समिति नेचवा मुख्यालय पर, जो सीकर जिला मुख्यालय से सीकर लाडनू सुजानगढ़ राज्य राजमार्ग पर सीकर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवगठित नेचवा पंचायत समिति पिछले परिसीमन के दौरान सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में से अलग कर नेचवा को नई पंचायत समिति बनाया गया। नेचवा पंचायत समिति सीकर जिले की सबसे छोटी पंचायत समिति है, जिसमें 18 ग्राम पंचायत और 15 पंचायत समिति वार्ड है। नवगठित नेचवा पंचायत समिति के लिए ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि पंचायत समिति स्तर पर जो दो सबसे बड़े पद होते हैं, एक प्रधान का और दूसरा उपखंड विकास अधिकारी का। पहला पद जो प्रधान का होता है वो राजनीतिक पद माना जाता है, और दूसरा उपखंड विकास अधिकारी का जो पद होता है वो प्रशासनिक अधिकारी का पद माना जाता है। दोनों ही पदों पर आज महिलाएं आसीन है, पद स्थापित है। ये नेचवा उपखंड के लिए बहुत ही एक दुर्लभ संयोग है। अगर हम नेचवा पंचायत समिति की बात करें तो नेचवा पंचायत समिति का जो पद प्रधान का पद है उस पर आज महिला आसीन है, और उपखंड विकास अधिकारी, जिसको हम सामान्य भाषा में वीडियो कहते हैं, उस पर भी आज महिला आसीन है। तो प्रधान से सब हर कोई वाकिफ़ है। हमारे नेचवा पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती संतरा देवी है, और उपखंड विकास अधिकारी के पद पर श्रीमती अर्चना मौर्य जी पद स्थापित है। इसी कड़ी में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज सीकर जिले के नेचवा थाना, जो सबसे पुराना थाना है, उसमें भी आज जो महिला थानाधिकारी है उसमें विमला बुडानिया जी, वो भी एक महिला है। और नेचवा पंचायत समिति एक पंचायत समिति होने के साथ साथ ग्राम पंचायत भी है। उस ग्राम पंचायत की जो आज सरपंच है वर्तमान में, वो भी एक महिला है, जिनका नाम सरिता अग्रवाल है। और उपखंड नेचवा का जो केदार बख्श राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है, उसमें जो प्राचार्य है वो भी एक महिला है। तो इस प्रकार देखें तो नेचवा उपखंड आज महिला सशक्तिकरण के मामले में सबसे आगे है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज नेचवा उपखंड या नेचवा उपखंड के 5 बड़े पदों पर महिलाएं आसीन है, जिसके चलते आज नेचवा नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकास की ओर अग्रसर है। जो विकास आज नेचवा में हो रहा है या भविष्य में होगा, उस विकास में इन 5 महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब हम नेचवा उपखंड की उपखंड विकास अधिकारी, जिसको हम सामान्य भाषा में बीडीओ बोलते हैं, उस पद पर पद स्थापित श्रीमती अर्चना मौर्य जी से मिलेंगे और उपखंड नेचवा की भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों के बारे में जानेंगे और नेचवा के विकास को लेकर उनकी राय लेंगे। हमारे साथ है सीकर जिले की नवगठित नेचवा पंचायत समिति की उपखंड विकास अधिकारी, जिनको हम सामान्य भाषा में बीडीओ के नाम से जानते हैं। बीडीओ के पद पर पद स्थापित श्रीमती अर्चना मौर्य जी। मैडम, सबसे पहले आपका न्यूज़ चैनल नेचवा हलचल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। पहले हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि आप एक महिला होकर इतने बड़े पद तक पहुंची और आपने परिवार का, समाज का, गांव का नाम रोशन किया, और विशेषकर एक महिला जगत में ये संदेश दिया कि कोई भी महिला पुरुषों से कम नहीं है और महिला हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर सकती है, और आपने वो करके भी दिखाया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे और मेरी माता गृहिणी। हम 6 बहन भाई हैं। मेरी 3 बहनें भी सरकारी सेवा में ही हैं और
ससुराल में भी इसी प्रकार का माहौल मिला, जिससे तैयारी करने में भी सहयोग रहा। और ये मेरी तीसरी नौकरी है। सबसे पहले मैं बैंक में थी, फिर टीचिंग में मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद में तैयारी करके मैं RS परीक्षा के माध्यम से RDS बनी। तो हमेशा परिवार का और बहन भाइयों का सबका सहयोग रहा, ये मेरे बहुत काम आया। और सामाजिक परिवेश भी इसी प्रकार का था कि तैयारी करते रहे और हम इस मुकाम पे पहुँचे। आप सरकारी सेवा में कब आए और प्रशासनिक सेवा ही आपने क्यों चुनी? आप इतनी पढ़ी लिखी थी, अन्य क्षेत्रों में भी जॉब की बहुत संभावना थी। सरकारी सेवा में एक तो ये एक जो पढ़ाई है उसके साथ में सरकारी सेवा का हमेशा से एक रुझान रहता है, क्योंकि इसके साथ में जो एक गर्व की भावना होती है कि हम इस सेवा में आए हैं और इसमें हम अच्छा काम कर सकें। और जो RS की परीक्षा है उसके माध्यम से विविधतापूर्ण सेवा है वो करने का अवसर मिलता है। जब हम किसी अन्य सेवा में, चाहे बैंक में जाएं, चाहे कोई एजुकेशन से जुड़ी हुई किसी सेवा में जाएं, या कोई भी जैसे स्ट्रीम से किसी PWD में, PhD में, ऐसी किसी सेवा में जाएं, तो हमें किसी लाइन विशेष से जुड़ जाते हैं। लेकिन वीडियो चिप मान लें चाहे आप, तो इसमें विविधतापूर्ण जो काम है वो करने का अवसर मिलता है। एक जन सामान्य से हमें जुड़ने का अवसर मिलता है और ये एक ऐसी सेवा है जिसमें आप समाज के लिए से एक नौकरी और सेवा का भाव दोनों एक साथ चला सकते हैं। तो हमेशा से ही मेरा ये रहा था कि मैं किसी ऐसी सेवा में रहूं जहां जन सामान्य से जुड़ के और उनके लिए भी कुछ कर पाऊं और जो आर्थिक उपार्जन है वो काम तो हो ही जाए। आप यहाँ से पहले कहाँ पद स्थापित थे और जहाँ आप पद स्थापित थे वहाँ के राजनीतिक, प्रशासनिक और भौगोलिक वातावरण में और यहाँ के प्रशासनिक, राजनीतिक और भौगोलिक वातावरण में आप कैसा अंतर महसूस करते हैं? पंचायत समिति नेचवा से पहले मैं डीडवाना पंचायत समिति में पदस्थापित थी, जो एक अलग ज़िला है। नागौर की चाहे सामाजिक माने, सांस्कृतिक माने, एक अलग कल्चर है और सीकर ज़िले की एक अलग कल्चर है। दोनों ही जगह अपने अपने हिसाब से अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं और हर जगह के अपने चैलेंज होते हैं। उन्हीं पे चलते हुए और प्रयास यही है कि अपना जो पूर्ण देकर और इस जो एरिया विशेष है इसमें हम अपना काम करें। आज सीकर जिले की नवगठित नेचवा पंचायत समिति के 2 बड़े पदों पर महिलाएं आसीन है। पंचायत समिति स्तर के 2 जो बड़े पद होते हैं, एक राजनीतिक पद होता है जो प्रधान का होता है, दूसरा प्रशासनिक पद होता है जो उपखंड विकास अधिकारी का होता है। दोनों ही पदों पर ऐसा सहयोग, नेचवा का सहयोग कहेंगे कि दोनों ही पदों पर महिलाएं हैं। इनके बारे में आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं भी इसे एक अच्छा संयोग और एक सुअवसर मान के चल रही हूँ कि पंचायत समिति की जो प्रथम प्रधान है वो भी महिला हैं, श्रीमती संतरा देवी, और विकास अधिकारी के तौर पे मुझे काम करने का यहाँ पे सुअवसर मिला है। महिला होने से एक तो कोई भी बात है उसमें कम्युनिकेशन है वो शायद आसान रह जाता है। प्रधान जी हो सकता है कोई बात किसी अन्य व्यक्ति को या कोई पुरुष अधिकारी होता तो शायद उससे इतनी सहजता से बात नहीं कर पाती, इतनी आसानी से बात नहीं कर पाती। कोई भी बात वो क्षेत्र विशेष की जो है वो हम लोग आपस में करके महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पे विशेष रूप से चर्चा करके, जैसे कोई बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, किशोरियां हैं या महिलाएं, उनकी समस्या से अगर कोई ऐसा काम कहीं पे करवाना हो जो उनके हित के लिए आवश्यक हो तो हम इसके बारे में आसानी से चर्चा कर लेते हैं। तो महिला प्रधान है और वो भी एक मतलब बहुत ही सुलझी हुई और सज्जन महिला है जिनके साथ काम करने का सुअवसर मिला है। क्या आपके प्रशासनिक कार्यों पर जनप्रतिनिधियों का दबाव रहता है, और विशेषकर एक आप महिला होने के नाते कि चलो भाई जनप्रतिनिधि कोई भी अपने प्रशासनिक कार्यों पर दबाव बनवा करके अपना कार्य करवा ले, या ऐसा कभी हुआ है? देखिए, जो काम है उसमें जो विकास अधिकारी की पोस्ट ऐसी होती है जिसमें लगातार राजनीतिक है वो पैरेलल चलती है, लेकिन दबाव जैसी बात नहीं रहती, क्योंकि कोई भी काम है वो नियम के अनुसार ही होता है। जब कोई काम ऐसा है कि जिसके करने की बात है और राजनीतिक हल्के से उसको करने के लिए कहा जाए, तो हम अगर ठीक से बता दें कि ये काम इतना हो सकता है और ऐसे किया जा सकता है, नियम ये कह रहा है, तो उसके बाद दबाव जैसी कोई बात रहती नहीं है। अक्सर ऐसा सुनने में आता है, चाहे किसी भी ब्लॉक का बीडीओ या उपखंड विकास अधिकारी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई अन्य बीडीओ हो, तो
अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जो विकास अधिकारी होता है उसको स्थानीय विधायक के दबाव में कार्य करना पड़ता है, और वह विधायक जब सरकार में मंत्री हो या सत्ताधारी पार्टी संगठन में कोई बड़ा पदाधिकारी हो तब उसका दबाव ज़्यादा रहता है। क्या यह सही है? अगर अपन यहाँ के केस में माने तो इस चीज़ को नहीं कह सकते। सत्ता पक्ष की तरफ एक रुझान है, वो सहज और स्वाभाविक है, लेकिन दबाव वाली जो बात है ना, उसको अपन दबाव के तौर पे नहीं कह सकते कि उसके क्योंकि पद है, मंत्री पद है, उसकी वजह से एक प्रेशर हो, वो चीज़ नहीं। हाँ, एक काम का दबाव हमेशा रहता है कि जब अपन किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जिसमें राजनीतिक कद अच्छा है, तो वहाँ काम का दबाव अपन स्वतः महसूस करते हैं कि अपन भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन उसको राजनीतिक दबाव के रूप में या सही गलत काम को ज़बरदस्ती करने के तौर पर लें तो वो नहीं लागू है। ग्राम पंचायतों को बजट भी स्थानीय विधायक की इच्छा के अनुसार वितरित किया जाता है, क्या ये सही है? जैसा कि पूर्व उप प्रधान ने भी ऐसा कहा, और इस बात को लेकर ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? पंचायत समिति का जो बजट है वो पंचायत समिति का वार्षिक प्लान बनता है, और उसके बाद में जो पंचायत समिति की प्रथम कमेटी है उसमें अनुमोदन होता है, तो उसी के हिसाब से अपन बजट का आवंटन करते हैं। रही बात आप जो उप प्रधान जी हैं उनके इस्तीफे की, उनके कारण वो बताया गया कि 2 ग्राम पंचायतों में अपन ने राशि दी है। ग्राम पंचायतों की बिल्डिंग बननी है, उसके लिए राज्य सरकार के निर्देश यही थे कि पंचायत समिति मद से, जिला परिषद मद से और पंचायत के मद से इसमें राशि दी जाएगी। तो उसी के तहत अपन ने उस पंचायत समिति स्तर की कमेटियों के चुनाव हुए नहीं थे, प्रधान जी से सहमति लेते हुए और ये राशि का आवंटन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के शासन को चलाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें सबसे बड़ी संस्था होती है जिला परिषद, दूसरी होती है पंचायत समिति और तीसरी होती है ग्राम पंचायत। तो आप पंचायत समिति की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी है, तो इसके चलते जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आपके पास आते हैं, तो उन समस्याओं का निवारण आप अपने स्तर पर करती है या उनका निवारण करने के लिए आपने पंचायत समिति स्तर पर कोई ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस बना रखी है जिस प्रक्रिया के तहत उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता हो? पंचायत समिति में मेरे साथ में अतिरिक्त विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी कार्यरत हैं, और साथ में हमारे पास एक टेक्निकल विंग भी है जिसमें सहायक अभियंता है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक हैं। किस प्रकार की समस्या है उसको हम अलग अलग उसमें रखकर कि भाई वो कोई निर्माण कार्य से संबंधित है या कोई सामाजिक समस्या है या किसी की कोई जैसे पेंशन रुकी हुई है या उसका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है, कोई पालनहार योजना से वंचित है, तो हमने सभी हमारे जो स्टाफ है उसको अलग अलग दायित्व सौंप रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम वो उसकी समस्या को सही रूप से समझ के और उसका आवेदन प्राप्त करके और जो संबंधित शाखा है उसको देते हैं। उसमें कोई भी अगर उसकी कागजों में कमी हो वो पूर्ति करवाते हैं और प्रयास करते हैं कि उसको जो भी लाभ मिलना है जिसके लिए वो पात्र है वो दें। उसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं नियमित करती हूँ, चाहे जो भी योजना हो। जैसे हमारी अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को भी माने तो उसमें जिसका मकान है सैंक्शन हो गया तो उसको समय पे वो मकान का काम चालू कर लें, उसको पहली दूसरी तीसरी किस्त समय पे दे दें। नरेगा योजना से जो उसको मिलने वाला लाभ है वो समय पे दे दें, साथ ही उसकी शौचालय की सुविधा है वो दे दें। तो ये हमने अलग अलग शाखाएं बना रखी हैं और उनके सफल संचालन करते हुए और इनकी मॉनिटरिंग स्वयं करते हुए सबको हम सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। आज नेचवा उपखंड के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उन गांवों में, चाहे गांव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट या बाज़ार है उनमें अतिक्रमण की समस्या देखी गई है। तो अतिक्रमण को लेकर पंचायत समिति की तरफ से कोई पहल हो कि अतिक्रमण हटाया जाए या उस पर अंकुश लगाया जाए? ये एक सामान्य समस्या के तौर पर देखा जाता है कि गांव में जो मुख्य चौक है या जो बाज़ार वाली जगह है वहाँ पे चाहे थड़ी के माध्यम से, ठेलों के माध्यम से एक अतिक्रमण की समस्या रहती है। अभी जो प्रशासन गांव के संग शिविर चले थे उनमें भी कुछ ऐसी समस्याएं जिनके आवेदन उपखंड अधिकारी जी को मिले थे तो उन्होंने भी उनको सुलझाने का प्रयास किया था। जैसे जो साप्ताहिक या कभी कभी लगने वाली दुकानें हैं या जो अस्थायी दुकानें हैं उनका एक शुल्क निर्धारित करके पंचायत उनको जगह निर्धारित कर दे कि ठीक है ये अपनी दुकान यहाँ लगा सकते हैं
और लेकिन वो कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, उसको पक्का नहीं करेंगे, स्थायी रूप से नहीं करेंगे, तो उससे पंचायत को भी एक आय होती है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी आजीविका का वो साधन के रूप में मिल पाता है, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं है कि अपनी एक दुकान खरीद सकें और वहाँ पे अपना वो काम चला सकें। तो ये दोनों की तरफ से, पर अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम है वो ना तो पंचायत को हम करने देते हैं और ना पंचायत समिति कोई इस तरह की एक प्रणाली अपनाती है कि जिसमें अतिक्रमण है वो बढ़े। आज हर गांव में सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक चौक पर और विशेषकर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक सबसे बड़ी समस्या देखी गई है सुलभ व्यवस्था की, यानी सुलभ जो सुविधा है उसकी। और विशेषकर महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि सार्वजनिक स्थानों पर और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये सुविधा होनी चाहिए, लेकिन सभी जगह अभी तक भी ये उपलब्ध नहीं है। ये जो सुलभ सुविधाएं हैं इनके लिए राज्य सरकार ने भी एक योजना चला रखी है, सामुदायिक शौचालय, जिसमें वो 3 लाख रुपए का अनुदान है वो पास करती हैं। अपनी पंचायत समिति में 9 शौचालय तो 2020-21 में और 13 शौचालय 21-22 में स्वीकृत हुए थे और अब पुनः 7 शौचालयों के लिए टारगेट और आया हुआ है। अपना प्रयास ये है कि गांव के जो मुख्य बाजार हैं या फिर जहाँ पे मेला स्थल है, भीड़ भाड़ वाले स्थल या बालिकाओं का स्कूल है, उसके नज़दीक जो आबादी की भूमि हो वहाँ पे शौचालय हैं वो स्वीकृत करा के अपन ने काम शुरू भी कराया है। काफ़ी जगह पूर्ण भी हो गए हैं। नेचवा में उप तहसील के नज़दीक है, अपन ने बाजार के लिए भी स्वीकृत करवाया था, लेकिन वहाँ पे कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से वो काम नहीं कराया जा सकता। उसका हम प्रयास ये करेंगे कि कोई स्थान है वो नज़दीक का चयन करके वहाँ पे करवा दें। चाहे डहरकाबास पंचायत में भी 2 शौचालयों का काम पूरा हो गया है, 2 और वहाँ पे स्वीकृत है। भिलुंडा पंचायत में आप देख सकते हैं कि विद्यालय के नज़दीक उसको इस तरह से बनाया गया कि वो विद्यालय के उपयोग में आ सके और जो गांव का बाजार है, मेन रोड है, उसमें भी जो व्यापारी हैं और आने जाने वाले राहगीर हैं उनके भी उपयोग में आ सके। कई जगह जहाँ धार्मिक मेले लगते हैं उन स्थानों पे भी अपन ने इन सुलभ सुविधाओं का विकास करवाया है, जिससे लोग इनको ले सकें और परेशानी से मुक्त रहें। आप महिला सरपंचों या अन्य महिला जनप्रतिनिधियों से जब साधारण सभा के दौरान या फील्ड में निरीक्षण के दौरान जब मिलती है तो कैसा महसूस होता है? सबसे पहले तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि जहाँ पे भी महिला सरपंच या महिला जनप्रतिनिधि होती हैं तो उनसे वो अपनी कोई भी बात, जब कोई भी पुरुष अधिकारी जाता है तो वो केवल उनके परिवार के जो पुरुष हैं उन्हीं से बात करके जाता है, लेकिन मुझसे वो अपनी बात आसानी से कह जाती है। एक दोस्ताना सा व्यवहार रहता है जिसमें वो गांव में जो महिलाओं के साथ होने वाली कोई समस्याएं हैं, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, उनको भी बता देती है, तो उनसे उनको समाधान करने में भी एक सुविधा का एहसास रहता है। मैंने सुना है कि आप समय की बड़ी पाबंद है, ऑफिस कार्य करना, निरीक्षण के दौरान फील्ड का दौरा भी करना और समय समय पर मीटिंग भी अटेंड करना, वीसी भी अटेंड करना, ये सब कैसे मैनेज हो जाता है? धन्यवाद। ये तो हमारा शेड्यूल इस प्रकार का बनाया हुआ सरकार का, जिसमें निर्धारित किया गया कि हर मंगलवार और शुक्रवार को दौरे करके ग्राम पंचायतों में निरीक्षण करें और सोमवार है वो पूरा समय कार्यालय को दें। और अभी सरकार ने एक व्यवस्था पिछले महीने से करी है कि हर प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई रहे, हर द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर जन सुनवाई रहे, तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पे। तो ये एक शेड्यूल भी बनाया गया है और हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि हमारी फील्ड की सरकारी ये जॉब है, तो सब चीज़ों को मैनेज करके पंचायतों में भी निरीक्षण करें ताकि वहाँ होने वाले निर्माण कार्य और जो सामुदायिक कार्य हैं उनमें भी ठीक प्रकार से वो चलते रहें, कोई किसी प्रकार का उसमें और कोई गड़बड़ ना हो, और जो हमारा फील्ड का स्टाफ है वो भी उसमें चुस्त रहे, वो भी समय पे आए और अपना काम है सही प्रकार से संपादित करें। पिछले 2 साल से कोरोना काल के दौरान लोगों में बेरोज़गारी बढ़ी, रोज़गार कम हुए और रोज़गार कम होने की वजह से लोगों की आर्थिक हालत ख़राब हुई। तो जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, दिहाड़ी करने वाले जो लोग हैं, उनको रोज़गार देने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार की तरफ से और विशेषकर जो सरकारी योजनाएं चल रही है उनको धरातल पर सही तरीके से उतारने के लिए आपकी तरफ से, पंचायत समिति की तरफ से और आपके स्टाफ की तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए? जब ये कोरोना चालू हुआ था उस वक्त सबसे पहली तो अपनी जो योजना थी महात्मा गांधी नरेगा योजना, इसी में जब पहला लॉकडाउन लगा था उस समय हर बार की अपेक्षा लगभग 3 गुना से अधिक नरेगा श्रमिक लगे थे। उतना ही खर्चा हुआ था, काम हुए थे
एक गांव चार काम के जो काम थे उनमें बहुत अधिक संख्या में और मजदूर लगे थे, अच्छे असेट का निर्माण हुआ है। और ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो फिर जहाँ बाहर कहीं अपने कमाने खाने के लिए जाते थे वो वहाँ गए नहीं, कहीं वो गांव में ही सेटल हो गए। और उनको सुविधाएं देने के लिए जैसे अपने महात्मा गांधी नरेगा योजना से जुड़े हुए हैं अपना खेत अपना काम, जिसके अंदर एक कुंड का और कैटल शेड का निर्माण और साथ में जो उनका खेत है उसका समतलीकरण है वो काम कराया जाता है 3 लाख की स्वीकृति के साथ में। तो कई लोगों ने अपने जो खेत है उसको सही तरह से दुरुस्त करवा के उसमें खेती का काम शुरू कर दिया है। और पंचायत समिति साथ में कृषि विभाग के साथ जुड़ के और जो प्रगतिशील किसान हैं वो भी अलग अलग तरह की जो खेती है वो करते हैं, तो उसमें उनको सहायता देती है। और जो व्यक्ति अपने स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए भी उनका भी गठन करके जो उन परिवारों की महिलाएं हैं वो भी अपनी छोटी छोटी अपनी जो इनकम है उसको जोड़ के और कोई अपना कुटीर उद्योग की तरह से शुरू कर सकती हैं, जिससे उनको घर बैठे रोजगार करने की सुविधा मिल सके। तो सरकार के जो प्रयास हैं वो पूरे हैं कि व्यक्ति को जो गांव का है उसको गांव में ही काम की सुविधा मिले। और जैसे जॉब कार्ड थे पहले, अगर बच्चे बाहर रहते थे तो ज़्यादातर एक परिवार का यही जॉब कार्ड होता था। अब जो उनके बेटे बहू हैं वो परिवार सहित आ गए हैं तो उन्होंने खुद से जॉब कार्डों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और जो रोज़गार के अवसर हैं वो उनको मिले हैं। और हम ये प्रयास करते हैं कि नरेगा में हमेशा एक काम है वो स्वीकृत करवा के रखें ताकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे काम की पूर्ति नहीं होने की वजह से वंचित ना रहें। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में आपके कार्यों की प्रशंसा की गई कि आपने नेछवा उपखंड के अंतर्गत जितने भी कैंप लगे, शिविर लगे, उनमें आपने अच्छी मॉनिटरिंग की। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। लेकिन अब जो फॉलोअप कैंप आ रहा है 13 जून को, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? पहले तो हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे प्रशासन गांव के संग कैंप का आयोजन किया गया था। अब गिरदावर सर्किल के हिसाब से और अपनी पंचायत समिति नेछवा में कुल 4 कैंप रखे गए थे, जिनमें से 3 हो चुके हैं और अब जो फाइनल कैंप है वो 13 तारीख को ग्राम पंचायत नेछवा हेडक्वार्टर पे है, जिसमें अपन जो अन्य पंचायतें हैं 5 पंचायतें उसमें वैसे ही आदेश के तहत जुड़ी हुई हैं और अपन ने अन्य भी पंचायतों की जो सरपंच ग्राम सेवक हैं जिनके कोई अधूरे काम रह गए हैं उनको भी कहा है कि कोई भी बचा हुआ काम ऐसा जो उनको लगता है कि इस कैंप में हो जाना चाहिए था, किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उसको लेकर के आए, उसको जुड़वा दें। कोई ऐसा जिसमें कोई भी पात्र व्यक्ति है जो व्यक्तिगत लाभ की योजना से उसको मिल जानी चाहिए थी उससे भी वंचित रह गया, चाहे वो किसी भी ग्राम पंचायत का हो, तो इस कैंप में लेके आए। इसके लिए अपन ने पंचायत समिति के कार्मिकों की भी ड्यूटी लगाई है और हम सभी उसके लिए पाबंद हैं कि उसको पूर्ण रूप से सफल बनाएं। नवगठित पंचायत समिति नेछवा में अभी देखते हैं कि स्टाफ का भी अभाव है, क्योंकि नई पंचायत समिति गठित हुई है और भवन का भी अभाव है। तो स्टाफ और भवन दोनों के अभाव के चलते आप कैसे मैनेज करती हैं? स्टाफ तो अब धीरे धीरे करके जुड़ा है। हमारे पास नरेगा में भी लेखा सहायक हैं, क्रेडिट तकनीक सहायक हैं, ये आ गए हैं। और जो अपना पंचायत समिति कार्यालय है उसमें अवश्य रूप से एक तो अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है जो एक महत्वपूर्ण पोस्ट है। लक्ष्मणगढ़ के जो सहायक लेखाधिकारी हैं उन्हीं को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है, सरपंचों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें हैं जो समय लगता है, जिनमें समय के साथ धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी। और भवन है जो अभी फ़िलहाल तो हमने किसान सेवा केंद्र है उसमें अपनी पंचायत समिति संचालित कर रखी है और PWD का भी एक कक्ष है वो हमने ले रखा है। जब पंचायत समिति के लिए भूमि अलॉट हो चुकी है उप तहसील के सामने और बजट है उसकी स्वीकृति होते ही हम उसमें काम है वो प्रारंभ कर देंगे। और हमारी उम्मीद है कि लगभग 1.5 साल में वो भवन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो प्रारंभिक समस्याएं हैं और असुविधाएं हैं इनके बाद में वो बिल्कुल सही तरीके से चल जाएगा, पंचायत समिति में कोई समस्या नहीं रहेगी। लंबे समय से आप BDO के पद पर कार्यरत हैं और कई ब्लॉकों में आप उपखंड विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर चुकी हैं, तो लंबा अनुभव आपके पास। तो उस अनुभव के आधार पर आप नवगठित नेछवा पंचायत समिति नेछवा उपखंड के लिए आप क्या नवाचार करने जा रही है, ऐसा कोई दिमाग में है? पंचायत समिति नेछवा के लिए सबसे पहला तो यही है कि
यहाँ जो एक पंचायत समिति कार्यालय के लिए जो साधन होते हैं, सर्वप्रथम तो हम उनका पूरा व्यवस्था कर लें ताकि कार्य व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से चल सके। और फिर साथ साथ में जो ये क्षेत्र है पूरा, इसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ग्राम पंचायतों में हम नर्सरी डेवलप कर सकते हैं, कुछ में हम उद्यान डेवलप करने का काम कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से भी योजनाएं चल रही हैं और ऐसा अभी किसी भी नेचर की किसी भी ग्राम पंचायत में नर्सरी या उद्यान जैसा काम है नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ स्थानीय स्तर है वहाँ पे या अन्य जो नज़दीकी पंचायतें हैं जहाँ पे इस तरह का रुचि लेने वाले अगर सरपंच हैं तो हम उनके सहयोग से, और उद्यान डेवलपमेंट का और एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम है वो भी, ताकि जो ग्राम पंचायतों में आसपास के एरिया है वहाँ की लगभग 16 लाख रुपए की कॉस्ट से और एक हमें वो बजट प्राप्त होगा जिससे कि हम उसको डेवलप कर सकें, जिससे यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और वो एक यूनिट भी तैयार होगी जो इसके विकास में सहयोगी रहेगी। नेचवा उपखंड का न्यूज़ चैनल नेचवा हलचल के माध्यम से आप नेचवा हलचल के दर्शकों को और विशेषकर महिलाएं और बालिकाओं को आप एक महिला होने के नाते, इतने बड़े पद पर होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? ये नेचवा हलचल जो माध्यम है इसने एक अवसर दिया, इसके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से मैं महिलाओं और बच्चियों के लिए जो अभी पढ़ रही हैं या पढ़ाई पूरी करके किसी चीज़ की तैयारी में लगी हुई हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, एक अपनी दिशा तय करें। सरकारी नौकरी हालांकि सब कुछ नहीं होती, लेकिन ये बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहते हैं। पढ़ाई है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना आप, और चाहे उसके साथ साथ में हम और कई चीज़ें सीखें, कौशल है, हर चीज़ आनी चाहिए, किसी चीज़ में पीछे नहीं रहें और जितना अवसर हमें मिला है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, उसको व्यर्थ नहीं करें। जितना हम इस आज के समय को उपयोग में ले लेंगे उतना ही हमारा भविष्य अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा। और महिलाएं भी हैं, कोई भी चीज़, कोई दुविधा है, उनकी कोई समस्या है, उसको अपने तक नहीं रखें। हर गांव में स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं, आंगनबाड़ियाँ बन रही हैं, जिससे वो अपनी जो भी उलझन है, जो भी बात कहना चाहते हैं उसको आगे के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और लगभग हर ग्राम पंचायत में एक ना एक तो महिला जनप्रतिनिधि है ही सही, उनके माध्यम से अपनी बात आगे रख सकते हैं। और अब ये जन सुनवाई के माध्यम से, अन्य जो पंचायत की बैठकें हैं उनके माध्यम से एक ऐसा सशक्त मंच मिल जाता है जहाँ वो अपनी बात आसानी से रख सकते हैं और उनकी बात को सुना भी जाता है। महिला सभाएं होती हैं समय समय पे, पहले तो केवल ग्राम सभा होती थी, अब महिला सभा, बाल सभा, इनके भी सरकार के द्वारा समय समय पे आदेश निकाले जाते हैं और कई तरह की नई चीज़ें चालू हुई, जैसे घूंघट प्रथा छोड़ो अभियान है, इसका भी एक सरकार की तरफ से बड़ा प्रोग्राम किया गया था। तो ये जो ऐसी चीज़ें हमें पीछे धकेलती हैं उनको हम छोड़ते हुए, और पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ाई सबसे मजबूत माध्यम है, उसके माध्यम से हम अपने आप को पूरा निखारें और अपनी जड़ों को मजबूत करें और जितना अच्छा अवसर मिले उसका पूरा उपयोग करते हुए अपने आप को स्थापित करें। नवगठित नेचवा पंचायत समिति की हर गतिविधि, चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, उसको आपने नेचवा हलचल के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा और नेचवा हलचल को आपने अपना बिजी शेड्यूल में से समय दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।